वेलकम टू यूपीएससी फॉर अंडर प्रिविलेज। लेट्स बिगिन। ये चैनल उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जिनके पास कैपेबिलिटी तो है, सूटेबिलिटी भी है सर्विसेज की, बट क्यों मिस गाइडेंस की वजह से या फिर नॉट वेल गाइडेंस की वजह से वो लोग प्रीलिम्स या तो क्लियर नहीं कर पाते हैं या फिर प्रीलिम्स कर पाते हैं, मेंस नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों के साथ मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने 5-6 साल की यूपीएससी प्रिपरेशन में सीखे हैं। मैंने एज अ जॉब के साथ प्रिपरेशन किया, सो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ अगर शेयर की जाए तो मे बी जो गलतियाँ मैंने की या मेरे दोस्तों ने की या फिर जो स्ट्रैटेजीज़ हमने अपनाई जिनकी वजह से हमें कुछ एग्ज़ाम में सक्सेस मिला, तो वो बच्चों के काम में आ सकती है। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट थिंग that is important in the preparation of UPSC is resources. मैंने देखा है, मैंने पुणे और दिल्ली में दो जगह पढ़ाई की, तो पुणे और दिल्ली के रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यूजुअली मैंने ऑब्जर्व किया कि पुणे के जो एस्पिरेंट्स है यूजुअली वो थोड़े जो आउटडेटेड स्टडी मटेरियल्स यूज़ करते हैं, बट दिल्ली में क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है और वो हब बना हुआ है प्रिपरेशन का, तो इसलिए वहाँ पे मटेरियल भी ज़्यादा अवेलेबल है और अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। सो हम उन एक्स्ट्रा मटेरियल की बात ना करते हुए जो स्टैटिक चीज़ें हैं जो कि अक्रॉस इंडिया सेम ही रहेंगी प्रिपरेशन के लिए, वो उनकी मैं बात करूँगा सो दैट वो अक्रॉस इंडिया के बच्चों को यूज़फुल हो। द फर्स्ट थिंग इज़ कि रिसोर्सेज में सबसे पहला सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। अगर आपने देखा होगा तो एस्पिरेंट्स यूजुअली स्टडी स्टार्ट करते टाइम ये करते हैं कि एनवायरनमेंट आई थिंक दे टेक अप वेरी लेटली। फर्स्ट दे मे बी स्टार्ट विद हिस्ट्री एंड देन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह चीज़ें पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं, जो कि अभी आजकल एग्जाम में इतना आ नहीं रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस में, ठीक है, बारिंग फ्यू सेक्शंस। तो बट एनवायरनमेंट का सच कोई फोकस नहीं करता, जबकि अगर आप देखेंगे तो क्योंकि फॉरेस्ट और सीएसई का एक ही प्रीलिम्स होता है, तो आप देखेंगे कि अराउंड 21 to 24 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में हर साल एनवायरनमेंट से आते हैं और उसी को हम आई थिंक मिनिमम प्रायोरिटी देते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज एनवायरनमेंट के लिए आई थिंक कॉमन रिसोर्स है शंकर आईएएस, बट इसको पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी है। आपको रिसोर्सेज तो कोई भी बता देगा, यू कैन गो थ्रू एनी यूट्यूब चैनल एंड यू विल गेट प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्लेंटी ऑफ सब्जेक्ट्स। बट देन मैंने अपनी डिवाइस की हुई या फिर मैंने अपनी भी नहीं डिवाइस की हुई, मैंने सीखी है। बहुत सारे मेंटर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल, ठीक है, जिनकी यूट्यूब चैनल्स है। उसमें एक IRS ऑफिसर भी है जो सिलेक्ट हुए थे, बट देन उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ही कंटिन्यू रखा। उन्होंने भी बहुत जेन्युइन गाइडेंस दिया है। आई थिंक उनके अभी तो खैर मैं इतना नहीं देख पाता, बट आई थिंक उनके रिजल्ट आने तक के जो उनके पिछले वाले वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस दैट यू कैन गेट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। सो शंकर आईएएस का एक पढ़ने का देखो तरीका, तुम क्या करना, सबसे पहले एक बुक लेके आना PYQ एनालिसिस की। अगेन मार्केट में इतनी सारी PYQ एनालिसिस की बुक्स है कि आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सी खरीदनी है। तो जो मैंने रेफ़र किया मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा। द रीज़न बीइंग कि उसमें सिर्फ ये नहीं दिया हुआ कि ये क्वेश्चन पूछा गया था इस साल में, इस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, इस सेक्शन से बिलोंग करता है, एंड उसका आंसर, ये नहीं दिया है उसमें दिया है कि ये आंसर के पास पहुंचा कैसे जाए। क्योंकि हर क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल्स है, कुछ क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी के कीवर्ड के ऊपर सॉल्व कर सकते हो। लेट्स कंसिडर पॉलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ABC स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो वहाँ पे आप देखोगे तो यूजुअली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही यूपीएससी खेल जाती है। वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है, बट देन दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। या फिर इकोनॉमी में क्वेश्चन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू BR एक्ट 1948-49 या फिर RBI एक्ट 1934, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है, बट देन दैट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द एक्ट। या फिर जैसे जजेस इंक्वायरी एक्ट के बारे में एक सवाल आया था कि जजेस को रिमूव करने का प्रोसीजर, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जजेस को रिमूव करने का प्रोसीजर ऐसा ऐसा है। दैट स्टेटमेंट वॉज करेक्ट, बट वो जो पहला वाला स्टार्टिंग है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट वॉज रॉन्ग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है वो, दैट इज अकॉर्डिंग टू जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप वहाँ पे समझोगे कि अच्छा यूपीएससी किन कीवर्ड्स पे यूजुअली खेलती है। तो मैं बुक आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी बुक है। आई थिंक अभी मार्केट में उसका लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो सिर्फ 2022 तक का ही वर्जन अवेलेबल है। तो ये बुक है, ये बुक आप रेफ़र कर लीजिए, यही वर्जन मिलेगा आपको, इसके बाद वाला लेटेस्ट एडिशन आया नहीं है, ये मिरर इमेज में दिख रहा है उल्टा। तो ये है यूपीएससी प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड बाय सौरभ कुमार IFS,
और ये 4th एडिशन है 2023 का, और यूनिक एकेडमी का पब्लिकेशन है 2011 से 2022 तक। इसमें PYQs दिए हैं विथ ऑफिशियल आंसर कीज़। सो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हम बोलते हैं ना PYQ का एनालिसिस करो, तो एग्जैक्टली क्या करो। तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व मत करो कि ठीक है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आया है या इस सेक्शन से बिलोंग किया है। यहाँ पे थीम आइडेंटिफाई की गई है। एक अच्छे मेंटर है, IPS है अभी, जिनको आई थिंक बहुत सारे लोग कप्तान जैक स्पैरो के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है कि आई थिंक थीम वाला तो अभी भी मार्केट में आया है, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस उनको रिपीट करने लगे हैं। लेकिन मैंने उनके सेशन में सुना था कि थीम आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले आई थिंक उन्होंने ही बोली थी ये चीज़। तो उन्होंने ये कहा कि थीम आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है कि आप देखो कि रिपीटेटिव क्वेश्चन किससे आ रहा है। अगर रिपीटेटिव क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज भी कर सकते हो। नाउ लेट्स कंसिडर एनवायरनमेंट। अभी एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत सारी थीम है। अभी इसी बुक को रेफ़र करके मैं आपको बताता हूँ। ध्यान रहेगा आपको पढ़ना भी ऐसे ही। इससे क्या होगा कि आपके जो एक्स्ट्रा एफर्ट है अननेसेसरी वो नहीं होंगे, और आप बहुत ही मे बी टाइम सेविंग प्रैक्टिस कर पाओगे इन सारी चीज़ों की। लेट मी ओपन द एनवायरनमेंट सेक्शन। देखो अब इसमें थीम है। पहली थीम है थियोरी, जिसमें बहुत सारे पहला हेड है थियोरी, उसमें बहुत सारे थीम्स हैं। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी बेसिक्स, फूड चेन है, वेब साइकिल है, अडेप्टेशन, पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। हेड 2 है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, उसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, केमिकल पोल्यूटेंट्स। थर्ड है इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, फोर्थ नेशनल इनिशिएटिव्स, फिफ्थ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड कंजर्वेशन साइट्स, एंड सिक्स्थ है स्पीसीज़। अब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है जब मैं दिल्ली में था और पुणे में भी, तब मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपनी एनर्जी स्पीसीज़ रिमेंबर करने में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। बट देन वो एडवाइजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसका वेटेज देखो PYQs में, इसी को बोलते हैं एनालिसिस करना। तो एनालिसिस कैसे करना है, अब आप देखोगे कि इसमें का ये बुक मिलती है तो प्लीज़ लेके आइएगा। मेरा सजेशन है आपको, आप कोई और भी बुक रेफ़र कर सकते हैं, बट देन अप्रोच यही रखिएगा जो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अभी लेट्स कंसिडर इसका पहला थीम है थियरी। ठीक है, अभी लेट थियरी में हम देखोगे कि 2011 से 2022 तक 29 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ये मैंने खुद से ढूंढ के निकाला है कि कितने क्वेश्चंस आए वगैरह वगैरह। मतलब ढूंढ के भी क्या निकाला है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बस आपको ऐड करना है। ठीक है, सेकंड है, यह है थीम 1 या हेड 1। सेकंड है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड है इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स। फोर्थ है नेशनल। ये आप पूरा सुन लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर यू कैन ऑलवेज शिफ्ट टू सम अदर वीडियो। हाँ, मैं आपको कह रहा था कि ये चीज़ आप ध्यान से इसीलिए देखो क्योंकि क्या है, मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है PYQ एनालिसिस के, बट देन एनालिसिस कैसे करना है वो कोई नहीं बताता। ठीक है, बहुत ही फ्यू लोग होंगे जो बताते होंगे कि एग्जैक्टली एनालिसिस कैसे करना है, प्रायोरिटाइज कैसे करना है चीज़ों को। अगर आपको नहीं पता है तो फिर पेशेंस रखिए, देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ ये हम ये प्रायोरिटाइज क्यों कर रहे हैं, या सेक्शन को डिवाइड क्यों कर रहे हैं मैं इस बुक के बेसिस पे, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी बुक पढ़ते हुए पेज 1 टू पेज एंड तक ऐसे नहीं पढ़ना होता है। उससे क्या होता है, बहुत सारे टॉपर लोग बोलते हैं कि जैसे मंथली मैगजीन एक दिन में ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है एक दिन में मंथली मैगजीन भाई, या 6 घंटे में क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि इररिलेवेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा भर भर के पड़े हैं। विजन का मंथली मैगजीन आई थिंक 100 पेजेस का होता है, इनसाइट्स का 110-120 का होता है। तो आप 110-120 पेजेस पूरे एक दिन में पढ़ तो लोगे, लेकिन रिटेन कैसे करोगे? सो इसलिए आपको रेलेवेंट सेक्शन पढ़ना है। रेलेवेंट सेक्शन कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। ठीक है, ये तो चलो वो तो मेंस के लिए होता है खैर, बट देन अप्रोच तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए। वहाँ पे भी प्रायोरिटाइज हम कर सकते हैं। मेंस के ऊपर भी हम आएंगे इवेंचुअली, बट देन अभी प्रीलिम्स का बता देते हैं क्योंकि आई थिंक प्रीलिम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्डल एंड ऑब्स्टेकल फेस बाय मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स। मेंस के लिए तो इवेंचुअली हम बात करेंगे ही। जो भी मैंने चीज़ें थोड़ी ढूंढी है, थोड़ी सीखी है लोगों से, आई विल बी एबल टू शेयर विथ यू। आई थिंक दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। सो वी वर एट नेशनल इनिशिएटिव्स। सो उसके बाद है प्रोटेक्टेड एरियाज एंड स्पीसीज़। नाउ अब इनको प्रायोरिटाइज हमको करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए इसके ऊपर 2011 से लेकर 2022 तक। अब मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखता हूँ कि 2011 से 2020, क्योंकि ये मैं 2023 के अटेम्प्ट के लिए किया था। आई फेल्ड CSAT दैट ईयर बाय 0.83। सो
उसके बाद आई अपेयर्ड फॉर 2024 मेंस इवेंचुअली, बट देन आई कुड नॉट क्लियर दैट एंड इवेंचुअली एंडेड अप स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक 317 CPF 2024. एनीवे, सो अब थियोरी में पूछे गए हैं 29 क्वेश्चन. अब इस गड़बड़ में मत रहिए कि 2011 से लेकर 2022 का ही एनालिसिस है, उसमें 23, 24, 25 का नहीं है, तो उस चीज़ को लेकर नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोर और लेस वेटेज सेम ही रहता है. हार्डली ऐसा होता है कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर दी चीज़ों को. बदन परफेक्शन में मत घुसिए, प्रैक्टिस में घुसिए, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप आ जाएंगी. कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला. हार्डली 1-2 टॉपिक प्लस माइनस होंगे जो प्रायोरिटी 1 है प्रायोरिटी 2 में से प्रायोरिटी 3 में जाएंगे या 3 से 1 में आ जाएंगे. हार्डली 1-2 टॉपिक होंगे ऐसे. तो उन चीज़ को लेके बड़ा बनाना है या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके ऊपर फोकस करना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए. ठीक है. नाउ थियरी है 29 क्वेश्चंस, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन है 55 क्वेश्चंस, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स है 40 क्वेश्चंस, नेशनल इनिशिएटिव्स हैं 27 क्वेश्चन, प्रोटेक्टेड एरियाज है 22 क्वेश्चन, स्पीसीज है 33 क्वेश्चंस. अब व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जो एस्पिरेंट्स है यूजुअली स्पीसीज़ को लेके बहुत पागल हुए बैठे रहते हैं, सारी स्पीसीज़ को याद करना चाहते हैं. ठीक, पता नहीं क्यों. आई थिंक मोस्टली कुछ नहीं, उनके दिमाग में चीज़ भरी होती है कि नहीं ये स्पीसीज़ याद करो, वो स्पीसीज़ याद करो, जबकि उस स्पीसीज़ याद हार्डली रहती है. जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्पीसीज़ याद रहती है. उससे तो फिर छोड़ के कहीं ना कहीं तो गलती कर ही देते हैं कि IUCN स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से शेड्यूल में आते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जो प्रोविजंस है वो भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं. ठीक है. तो फिर इसीलिए बट स्पीसीज़ 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं. हमारे पास स्पीसीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पढ़ने के लिए. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स है, नेशनल थ्योरी है. ठीक है. उसके बाद स्पीसीज के लिए हम जा सकते हैं. आई थिंक प्रायोरिटी तो ऐसी होनी चाहिए ना, जो हाई रिवॉर्डिंग टॉपिक है उसको पहले प्रायोरिटी दो. लेट्स कंसिडर यू आर वर्किंग एस्पिरेंट, और वर्किंग एस्पिरेंट पास अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्पीसीज के ऊपर ज़्यादा एनर्जी खर्च करोगे, जो कि ज़्यादा रिटेन भी नहीं हो पाएगा, या फिर इन सारे कंसेप्चुअल चीज़ों के ऊपर. तो बेटर है कि उनकी तरह जाया जाए. लेकिन जो बुक है शंकर आयस, उसमें इंडेक्स तो इस तरह से नहीं है कि पहले एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दे दिया, बाद में फिर सेकंड नंबर पे इंटरनेशनल इनिशिएटिव दे दिया, ऐसा तो नहीं है. अब ये जो थियरीज है इनको मैंने प्रायोरिटीज़ में डिवाइड किया है. प्रायोरिटीज़, ठीक है. तो प्रायोरिटीज़ में कैसे डिवाइड किया है, इसकी है, इस सब की प्रायोरिटी मैं लिखता हूँ यहाँ पे. इसको मैंने दिया P1. ठीक है. सेकंड नंबर पे इसको दिया P2, फिर P2 नहीं. ठीक है. अभी लेट्स करें, इनको पहले रैंकिंग दे देते हैं. ठीक है. तो ये है 1 नंबर हो गया, फिर ये हो गया 2 नंबर, फिर ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4, 5 और 6. ठीक है. तो लेट्स कंसिडर दीज आर आवर थीम्स. ठीक है. ये सारी थीम ही है, बस उन प्रायोरिटी किया गया. अब आप देखोगे कि आपके सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है 1 और 2 मिला के यहाँ पे लगभग 95 क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है. और 4, 5, 6 के मिला के भी 95 नहीं हो रहा है. ठीक है. अब 95 क्वेश्चन अगर इसमें से आ रहे तो ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी हम उनको देंगे. बट इंडेक्स में कैसा दिया हुआ है, लेट मी टेल यू. इंडेक्स में पहला चैप्टर है मेरे पास, ये एनवायरनमेंट का 2000, ये 6th रिवाइज एडिशन है. ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बहुत मॉडर्न बुक खरीदने में या फिर 1-2 साल पुरानी खरीदने में. आई थिंक मोर और लेस कंसेप्ट वही रहता है, बस जो नेशनल लॉज है जो कि अमेंड होते रहते हैं टाइम टू टाइम, उनको इसमें अकोमोडेट करने की ज़रूरत है. ये लोग भागते रहते हैं कि नहीं मुझे स्पेक्ट्रम का लेटेस्ट एडिशन चाहिए, या फिर मुझे शंकर आयस का लेटेस्ट एडिशन चाहिए, PMFIS का लेटेस्ट एडिशन चाहिए. हाँ, PMFIS से याद आया, बहुत सारे लोग PMFIS रेफ़र करते हैं. मैंने रेफ़र नहीं किया, इसलिए मैं जो कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा उसके ऊपर कि वो कैसी है क्या है. बट देन आई थिंक एज़ फार एज आई हैव हर्ड इट्स अ वेरी नाइस बुक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत उसमें तो मैपिंग वगैरह भी कवर किया है जो कि शंकर आयस में नहीं है, तो इसलिए वो भी अच्छी बुक है. बट देन वो भी आप पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ना ज़रूरी है, कोई भी बुक पढ़ो, चाहे ये पढ़ो चाहे वो पढ़ो. बट अप्रोच आई थिंक ये रखोगे तो आप तो मे बी आपको फ़ायदा होगा. ठीक है. अब इसमें पहला है इकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम. अब ये चीज़ें आती हैं थियरी में, बेसिक थियरी में चीज़ें आती है. अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद आएगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल इश्यूज़, उसके बाद आएगा EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, फिर आएगा बायोडाइवर्सिटी, शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड एनिमल डाइवर्सिटी इंडिया वगैरह वगैरह. तो क्या है, रैंडमाइज चीज़ें दी हुई है.
तो इससे बेटर है अगर आप इंडेक्स खोलो, इंडेक्स में चीज़ें मार्क करो कि कौन सी चीज़ थीम 1 में आती है। जैसे मैंने मार्क करके रखा है, ये देखो इसमें मार्क करके रखा हुआ है पूरा कि T1 T2 T3 T4 T5 T6 और सबको सेग्रीगेट करो कि कौन सा चैप्टर कौन सी इसमें आता है। तो ठीक है, लगे तो अगर इफ़ एनीबडी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस कि ये कौन सी इसमें आएगा, तो हम यू मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, आई एम शेयरिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन की एग्जैक्टली टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, और मैं इंडिविजुअली सबके डाउट मैं नाम लेके वीडियो बना के एड्रेस करूँगा जितना भी मुझे। आई एम ऑल्सो वर्किंग राइट नाउ ऑल्सो, तो मुझे जितना भी टाइम मिल पाता है आई विल पुट माई एफर्ट्स एंड आंसर योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमको सभी बुक का करना है बाय द वे। ठीक है, सी इफ़ यू वांट टू गेट इन द प्रिपरेशन तो लेट्स गेट इट सीरियसली, क्योंकि यूजुअली आई डोंट थिंक जो लोग यूजुअली बोलते हैं कि कंपटीशन इज़ टफ, ठीक है, इट्स वेरी कम्पिटिटिव एग्जाम, बट आई थिंक कंपटीशन इज़ बिटवीन द टॉप 50,000 to 60,000 कैंडिडेट्स। बाकी तो सिर्फ वहाँ पे संख्या बढ़ाने के लिए और जनगणना करने के लिए है यूपीएससी में कितने लोग फॉर्म भरते हैं उसकी। बाकी तो ऐसा जितने सीरियस एस्पिरेंट है नहीं, बहुत ही कम लोग हैं। कुछ लोग आते हैं कि यहाँ पे लात मारूंगा वहाँ पे पानी निकाल दूंगा, मतलब पहले ही अटेम्प्ट में। हमारे महाराष्ट्र में एक सही है कि जिथे लात मारे तिथे पानी काट ली, इट्स लाइक ये रॉक भी है तो वहाँ पे मैं लात मार दूंगा और वहाँ पे उसमें से पानी निकाल दूंगा। तो ये अप्रोच आई थिंक यूपीएससी में कम ही चलता है, क्योंकि यूपीएससी इवेंचुअली आपको हम्बल कर देता है, सारे ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट भी यूपीएससी पूरा निकाल देता है। तो बेटर है कि चीज़ों को हम हम्बली ही लें और ह्यूमिलिटी के साथ ही आगे बढ़े इस प्रिपरेशन में। सो ये इसीलिए इसमें टाइम इन्वेस्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि अदरवाइज इवेंचुअली यू विल रिग्रेट इट। जब भी आपको बाद में फिर प्रीलिम नहीं होगा आपका, थोड़े से रह जाएगा या फिर बहुत सा रह जाएगा, तो फिर इवेंचुअली यू विल रिपेंट एंड यू माइट हैव एंडेड लूजिंग 1 or 2 year ऑफ योर प्रेशियस लाइफ। सो अब T1 में है T1 T2 T3 T4 T5। अब इसमें क्या है, आपने प्रायोरिटाइज कर दिया, नाउ स्टडी इट अकॉर्डिंगली। तो आप देखोगे कि क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में 55 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, तो आप उनको पहले पढ़ोगे तो इसमें कौन से चैप्टर आएंगे, जो भी है इसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल इश्यूज़, फिर उसके बाद सेग्रीगेटेड है, उसके बाद आएंगे एग्रीकल्चर भी बाय द वे थीम 1 में ही आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से और इकोनॉमी के एग्रीकल्चर से, ये वाले एग्रीकल्चर से अच्छे खासे सवाल आते हैं, जबकि एग्रीकल्चर इसमें मेंशन नहीं है। बट देन बेटर है कि एग्रीकल्चर आप थीम 1 में ही डाल दो, ठीक है। और फिर लास्ट में है एनवायरमेंटल इश्यूज़ एंड हेल्थ इफेक्ट्स, टॉक्सिकोलॉजी इफेक्ट्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो आपने उसको प्रायोरिटाइज कर दिया थीम 1 से लेकर थीम 6 तक, और उसके बाद आपको ऐसे ही पढ़ना है। जब रिवाइज करोगे तब ऑब्वियसली अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, प्रीलिम्स के टाइम पे देखो कैसा होता है, हमारे पास 7-8 दिन होते हैं लास्ट में, तब हमको देखना होता है कि एटलीस्ट एक दिन में हम पूरे एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाए, ठीक है, सो दैट वो क्या फ्रेश मेमोरी में चीज़ें रहती है, और तो फैक्चुअल चीज़ों में इंसान एरर नहीं करता है फिर वहाँ पे। तो जब आंसर हमारे सामने होता है तो हम होते हैं ना कभी कभी PYQ सॉल्व करते हुए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हुए ऐसा होता है कि सर मैं हमेशा 2 क्वेश्चन तो एलिमिनेट कर देता हूँ या कर देती हूँ, बट देन रिमेनिंग 2 में से मैं हमेशा गलत को ही चुनता हूँ। क्यों चुनते हो गलत? इसका रीज़न ये है कि लैक ऑफ रिवीजन, आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, आपके फ्लैश मेमोरी में या सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि आपने मे बी आई थिंक प्रीवियसली वो चीज़ रिवाइज की, बट देन जब लास्ट का मोमेंट आया तो आप वो चीज़ नहीं रिवाइज कर पाए। तो क्या होगा, जब आपके पास लिमिटेड टाइम है तो लेट्स कंसिडर आपके पास आधा ही दिन है, मे बी कुछ आ गया, ऐसी चीज़ हो गई आपके पास आधा दिन है, तो व्हाट विल यू प्रायोरिटाइज? यू प्रायोरिटाइज 1, 2 and 3, ठीक है। तो इसमें जो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी तो अक्रॉस ईयर सेम ही पैटर्न लगभग फॉलो करता है जो वेटेज का है वो, तो व्हेन यू विल बी एबल टू रिवाइज दिस टॉपिक्स, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। बाकी में भी एरर होगा तो बाकी रिमेनिंग 3 टॉपिक में होगा, बट देन अर्ली जो 3 थीम्स है इसमें गड़बड़ नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। सेकेंड इज पॉलिटी। पॉलिटी एकदम हाईली रिवॉर्डिंग टॉपिक है अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो पॉलिटी को, ठीक है।
तो आप एकदम बहुत ही आई थिंक अगर 15 से 17 क्वेश्चन अगर ऑन एन एवरेज आते हैं तो हार्डली 2 या 3 आपके गलत होंगे, उसमें से उसको छोड़ के तो आई थिंक मैक्सिमम कवर हो ही जाएंगे। अब उसको भी पढ़ने का एक तरीका है, ठीक है। मेरे पास ये वाला वर्जन है क्योंकि ये ओल्ड वाला वर्जन है, अभी तो बहुत नया नया आया है। क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो फिर बेटर है कि इसमें ना एनर्जी खर्च की जाए, क्योंकि नए वाले पढ़ने में बहुत एनर्जी, जैसे आप कोई भी पेज खोलोगे, अरे ठीक है अभी ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है, तो ये आपको दिखाने का मतलब ये है कि बुक लेटेस्ट के पीछे नहीं भागना है। लेटेस्ट के पीछे भागने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। यूजुअली लोग हमको बोलते हैं कि ऐसा है कि आप मॉडर्न का, मुझे स्पेक्ट्रम का लेटेस्ट एडिशन चाहिए, या फिर शंकराज का लेटेस्ट एडिशन चाहिए, या पॉलिटिकल लेटेस्ट एडिशन चाहिए। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हार्डली कुछ चैप्टर ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं। एनवायरनमेंट में ऐसा है कि जो नेशनल लॉज में अमेंडमेंट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो उसमें ऐड करने ज़रूरी है। बाकी तो फिर इकोनॉमी में भी नए रूल्स आते हैं, वो ऐड करने ज़रूरी है। बाकी तो फिर स्टैटिक सब्जेक्ट तो मोस्टली स्टैटिक ही रहते हैं, उसमें लेटेस्ट एडिशन के पीछे भागने का कुछ मतलब नहीं है। अमेंडमेंट तो इसमें भी होते हैं, वो अभी हम ऐड कर ही सकते हैं जो, और मार्केट में मिलती है चीज़ें। मार्केट में जो टॉपिक एडिशन हुए हैं नए वाले, इसमें उसके जेरोक्स करके मिलते हैं, ठीक है, आप ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ रेफरिंग टू द इंडेक्स, अब इसको कैसे पढ़ना है, इसमें भी अगेन आई यूज़ द सेम बुक। उसमें बहुत सारी थीम दी हुई है, उसमें आई थिंक चैप्टर के नाम दिए हुए ज़्यादा। तो मैंने देखा कि जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर। इन सारे जैसे पार्ट 1 में लिख देता हूँ, पार्ट 1 में 46 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हम इसको बाद में सेग्रेगेट कर देंगे। पार्ट 2 में 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं। पार्ट 3 में मैं ऐड करता हूँ, अभी एडेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जो भी होंगे 4 37, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ये चैप्टर वाइज देख लेंगे। एंड बाद में फिर पार्ट 4 में है, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं लिखे हैं मैंने। उसके बाद तो फिर पार्ट 5 में तो 2 ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। विल नॉट गो बाय पार्ट्स, विल गो बाय चैप्टर्स, ओके। नाउ पार्ट 1 में है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो एक्ट्स है, जो हम मॉडर्न में भी पढ़ते हैं, 1773 से लेकर 1947 तक जितने एक्ट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो यूजुअली ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर है, इसके ऊपर आए हैं 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ओके। लेट मी इरेज दिस। तो 8 नंबर, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर 8 क्वेश्चन आए हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 0, ठीक है। साइलेंट फीचर्स पे 4 आए हैं, फिर प्रीएम्बल पे 4 आए हैं, फिर अगेन दिस इज फ्रॉम 2011 टू 2022। अगेन द वेटेज रिमेन्स सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें ज़्यादा। 2023, 24 एंड 25 का भी अगर ऐड करेंगे तो ठीक है। ये बाय द वे ये 2022 तक का क्यों है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे एनालिसिस किया था। उसके बाद आई गॉट इनटू माय ओन थिंग्स एंड आई कुड नॉट गेट टाइम टू रिकॉर्ड द लेक्चर्स, बट देन मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं करूँगा। फिर आज मैंने एक रील देखा, कोई कंटेंट क्रिएटर लड़की थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिन से मैं इसलिए नहीं वीडियो बना रही थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सही नहीं था, बट देन आज मैं वहाँ पे बैठ के वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को आगे देखना है कि कम से कम मैं उस ऑब्स्टिकल को तो पार करूँ जहाँ पे मैं अपने आप को बता सकूँ कि हाँ ठीक है मैंने कोई वीडियो तो बनाई। अगर मैं बैकग्राउंड के चक्कर में बैठी रहती तो फिर मैं भी कभी वीडियो नहीं बनाती। एंड पीपल अप्रिशिएटेड हर एंड दैट इज़ ट्रू। तो मैं सोचा कि यार आई थिंक ये तो सही रैशनल थिंकिंग है, हमको भी ये चीज़ करनी चाहिए। सो आई गॉट अप एंड आई थिंक अभी 12:30 के अराउंड टाइम हो रहा है, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, ओके। और अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, तो फिर आज 6 दिसंबर है, तो आज से ज़्यादा अच्छा दिन तो और क्या ही हो सकता है। एनीवे प्रीएम्बल, फिर यूनियन टेरिटरी 0 नंबर ऑफ क्वेश्चन आज, सिटीजनशिप 1, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर 7 क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक गाइज, आपको क्या लगता है डीपीएस में फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यूजुअली क्लासेस में हमको ये पढ़ाया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। वो दैट इज़ अलग है, जो हम पॉलिटिकल एरेना में बोलते हैं वहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक एज फार एज यूपीएससी प्रीलिम्स इज कंसर्न, डीपीएसपी इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सेज सो। तो डीपीएसपी के ऊपर है 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर है 5, अमेंडमेंट है 3 एंड बेसिक स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर आया है 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब थोड़ा इसमें एवरेशन हो सकता है, प्लस माइनस 1-2 इधर उधर हो सकते हैं, बट देन क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम में ऐसे आएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कैटेगराइज इट कि ये इस चैप्टर का है, उस चैप्टर का है, इस सब्जेक्ट का है या उस सब्जेक्ट का है। बहुत सारे आपको एक एनवायरनमेंट इकोलॉजी से और ज्योग्राफी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या ज्योग्राफी और इकोनॉमी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कैटेगराइज देम कि ये कौन से सब्जेक्ट में रखा जाए उनको। बहुत सारे करंट से भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये तो स्टैटिक को ही कंसिडर किया गया इसमें एज फार एज, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक अलग थीम है उसमें। फिर उसके बाद है पार्ट टू में 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 15 तक, दैट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन। एनीवे ये मैं सारे पढ़ के नहीं बताऊंगा, अगेन अगर किसी को चाहिए तो मैं इसका फोटो डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर वीडियो भी बना दूंगा। द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दैट इज़ कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको पढ़ना है पहली रीडिंग आप, क्योंकि ये बल्कि बुक है और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सो दैट आप एनालिटिकली बाकी सब्जेक्ट से रिलेट कर पाओ, न्यूज़पेपर जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ पाओ। अच्छा, न्यूज़पेपर से याद आया, जो लोग फ्रेशर्स है, जिन्होंने अभी एक भी प्रीलिम नहीं दी है, या फिर जिनका आई थिंक 30 से 40% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो, ठीक है। क्योंकि एनीवे अगर आप पढ़ाई नहीं करने वाले हो स्टैटिक का, और उसको अगर सपोर्ट नहीं करने वाले हो करंट से, तो एनीवे आपको प्रीलिम नहीं निकलेगा। तो क्या होगा अगली बार, अभी यूजुअली मार्केट में बहुत आया है कि यूपीएससी करंट अफेयर्स नहीं, कंटेम्पोररी अफेयर्स पूछता है, बट देन कंटेम्पोररी से हार्डली कोई क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन करंट से आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, यू नो इट वेरी वेल, कंटेम्पोररी और करंट में क्या फ़र्क है। तो करंट में आई थिंक हार्डली 1 सवाल तक के क्वेश्चन आते हैं, कंटेम्पोररी में 2-3 सवाल के पिछले वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो करंट से रिलेटेड है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आप न्यूज़पेपर इसीलिए मत पढ़ो क्योंकि इस अटेम्प्ट में जब आप प्रीलिम्स फेल होंगे, लेट्स बी वेरी ब्रूटल एंड रियलिस्टिक अबाउट इट, आई डोंट वांट टू शुगर कोट कि नहीं पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करोगे तो भी नहीं होगा अगर आप उस चीज़ को कंसिस्टेंटली ना कर रहे हो तो, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं भी कि सर मैं वो टैलेंटेड हूँ तो मेरा हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे टैलेंट घर घर में बैठा हुआ है, जो जीतता है वो हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी है, टैलेंट नहीं जीतता कोई भी, ठीक है। अगेन एक्सेप्शंस में भी देयर, बट देन मोस्टली तो मार्केट में ही दिखाई देता है सबको। सो आप न्यूज़पेपर इसीलिए मत पढ़ो बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, बट देन स्टैटिक इज गोइंग टू स्टे विथ यू। अगर आपका स्टैटिक हो गया है, ठीक है, एक बार भी पढ़ के हो गया है, तो आप रिवीजन एंड फिर न्यूज़पेपर ये आप कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके रिवीजन को ये सपोर्ट ही करेगा न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग को भी आपका रिवीजन सपोर्ट करेगा। बट देन बहुत सारे कैंडिडेट मैंने देखा है ईयर ऑन ईयर दे वेस्ट देयर टाइम सिंपली बाय रनिंग आफ्टर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट था कब, जब 2018, 19, 20 के जो यूपीएससी प्रीलिम्स है वहाँ पे करंट के ऊपर अच्छा खासा वेटेज दिया गया था करंट को। बट देन उसके बाद अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कि इतना करंट है, बट देन उतना तो हम एनीवे करते ही है कवर जब हम करंट का पढ़ रहे होते हैं उस साल के प्रीलिम्स के लिए। तो बट ज़रूरत नहीं है आप लोगों को अगर आप फ्रेशर है अभी तो। एनीवे सो आपको ये इसलिए पढ़ना है, ऐसा इसीलिए पढ़ना है बिकॉज यू विल बी एबल टू सेव अप योर टाइम और सेव योर टाइम एंड आपका फिर अननेसेसरी कंटेंट में दिमाग ख़राब नहीं होगा। जैसे अगर आपको पता चले कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर से एक ही क्वेश्चन आया है तो उसको रट्टाफाई करने में कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे पार्लियामेंट के ऊपर 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं, तो दैट मीन्स कि सबसे पहले अगर कोई चैप्टर पढ़ना है जो, या फिर सबसे पहले कोई चैप्टर रिवाइज करना, दैट इज़ पार्लियामेंट, क्योंकि मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। प्रेसिडेंट पे 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में इंपॉर्टेंट पार्ट आप पढ़ लीजिए। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 2 चैप्टर को मिला के, कैबिनेट कमिटीज़ को भी मिला के 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 10 और जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर 1 क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मीन्स प्रीलिम्स के लिए जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं हैं। गवर्नर के ऊपर 3 पूछे गए हैं। एक और चीज़ इसमें आप देखोगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या पार्लियामेंट है, इनको आप पैरेलली पढ़ो। मे बी फर्स्ट टाइम में पैरेलली मत पढ़ो, आपको इतना ग्रास्प नहीं होगा, बट देन जब रिवाइज करोगे तो पैरेलल रिवाइज करो, दैट विल हेल्प यू टू रिटेन द थिंग्स। क्योंकि यूपीएससी तो पेयर में ही पूछता है, एक्सचेंज करके पूछता है। जब 2 ऑप्शन देता है कि पहले स्टेटमेंट में दूसरे सब्जेक्ट का डाल देगा इन्फॉर्मेशन और दूसरे स्टेटमेंट में पहले सब्जेक्ट का। लेट्स कंसिडर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो रूल लागू होता है वो पार्लियामेंट के नाम पे डाल देगा,
और जो पार्लियामेंट के नाम पे है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम पे डाल देगा। जो हाई कोर्ट का एज लिमिट है वो सुप्रीम कोर्ट के नाम पे डाल देगा, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के नाम पे डाल देगा। तो इट कीप्स डूइंग दैट। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर को एक्सचेंज कर देगा। तो इसलिए आप जो कंपेरेबल बॉडीज़ है, ठीक है, स्टेट और सेंटर के लेवल पे, तो उसको आप पैरेलली पढ़ो। जैसे गवर्नर पढ़ो और ये पढ़ो प्रेसिडेंट, फिर आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ो, हाई कोर्ट पढ़ो, और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी पढ़ो। उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आप म्यूनसिपैलिटीज़ पढ़ो, एंड जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको पढ़ो, ठीक है। सेम इज़ ट्रू फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। फिर उनकी जो कमिटीज़ है वो ये सब पैरेलल अगर पढ़ोगे दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। फिर आप देखोगे कि पंचायती राज में और म्यूनसिपैलिटीज़ में, पंचायती राज मतलब जो 73rd अमेंडमेंट से रिलेट करते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि म्यूनसिपैलिटीज़ पे ओनली 1 क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड एंड 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड ऑन पंचायती राज। तो इसका मतलब क्या है कि रूरल जो सेटअप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए फॉर एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न देन 74th अमेंडमेंट से रिलेटेड चीज़ें। उसके बाद आप देखोगे कि इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, एसटीज, ओबीसीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, कैग, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब पे मिला के 4 क्वेश्चन आए हैं और इनके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं। तो आई थिंक अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको रिवाइज़ करना है तो इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज़ करने से बेटर कि पार्लियामेंट एक और बार रिवाइज़ हो जाए। एनीवे, तो पॉलिटी के लिए तो हमारे पास एक ही बुक है, ये तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बट इसके कुछ नोट्स हैं मैंने बनाए हुए, ठीक है, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो उसमें क्या है कि बहुत जगह पे यूपीएससी खेलता है कि दिस थिंग हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और दिस थिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे यूपीएससी बहुत ऐसे प्लस माइनस थोड़ी थोड़ी एरर करता है जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर उन चीज़ों में हम अच्छे से ध्यान देते हैं तो आई डोंट थिंक पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा करके, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू द अदर सब्जेक्ट। थर्ड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज जियोग्राफी, क्योंकि ये इजीली डूएबल है। जियोग्राफी के लिए आपको सिर्फ पढ़ना है 11th के 2 NCERTs है, 11th के NCERTs है, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। अब 12th के भी पढ़ सकते हो, 12th में भी ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी है, बट देन वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं है, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें। इट्स लाइक इकोनॉमी का वो वाला पोर्शन जो हम 11th के NCERT में पढ़ते हैं। NCERT में भी कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, अभी याद आ गया तो अभी बता देता हूँ, ठीक है। NCERT में आपको क्या पढ़ना है, जो स्टार्टिंग वाले लोग हैं वो, ठीक है, NCERT में आपको पढ़ना है और हमेशा स्टार्टिंग बुक पे ही जाओ। डोंट, आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप कोचिंग की नोट्स का प्रिंट लेके उसको पढ़ो, क्योंकि इवेंचुअली फिर वी गेट बोर्ड ऑफ इट और उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होने लगती है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पहले अटैम्प्ट में बैठोगे और पहले अटैम्प्ट में निकाल दोगे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बढ़िया बात है वैसे तो, बट देन बहुत ही रेयर एस्पिरेंट होते हैं कि वो ऐसा कर पाते हैं, और उसमें फिर बहुत सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, ये सारी चीज़ उसमें इंटेलेक्चुअल कैपिटल वगैरह आ जाती है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। आई एम कंसिडरिंग एज एवरेज हार्ड वर्किंग अंडर प्रिविलेज एस्पिरेंट। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से NCERT पढ़नी है, कौन से NCERT नहीं पढ़नी, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन में, फर्स्ट फेज़ में आप, तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए मे बी पॉलिटी की, ठीक है, 6 to 12th पढ़ लो, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट के लिए। लेकिन जब बाद में रिवाइज़ करोगे आप तो सिर्फ 12th की रिवाइज़ करना, ठीक है, 11th की रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ ली तो पढ़ ले, ठीक है। ये सिर्फ रिवीजन के लिए। जब भी आप बाद में यू विल बी अ प्रो एस्पिरेंट, जहाँ पे मे बी आपका प्रीलिम थोड़े मार्क्स से रह रहा है, या स्टेट की प्रीलिम निकल रहा है, यूपीएससी प्रीलिम नहीं निकल रहा, या फिर और कोई एग्जाम निकल रहा है आपके, तो जहाँ पे आपका स्टडी डिसेंट लेवल पे पहुँच गया है, वहाँ पे इट्स इम्पोर्टेंट कि आप बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पढ़ें, क्योंकि बाकी आप चीज़ें आप समझ लोगे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए जस्ट स्टडी 6th, अभी 6th का एंशेंट के लिए है, एंड 12th थीम 1, ठीक है, ये बुक का नाम है 12th थीम 1। अब एंशेंट के लिए ये है और मैं बाद में बताऊंगा। 7th के लिए, मिडिल के लिए आपको पढ़ना है 7th,
प्लस 12th थीम 2, ठीक है। मॉडर्न के लिए सिर्फ आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। अब जब आप एंशंट के लिए 6th और 12th का थीम 1 और हिस्ट्री के लिए 7th और 12th का थीम 2 पढ़ोगे, तब आपको इसको सपोर्ट करना है तमिलनाडु एनसीईआरटी से। क्यों तमिलनाडु एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है भाई? ये ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का अभी खेल ख़त्म है। अब वो बहुत सारे कन्फ्यूजन में बच्चे उसको पढ़ ही नहीं पाते, इसलिए मैं वो कन्फ्यूजन हटा रहा हूँ। कुछ नहीं पढ़ना है आपको, तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ लो। क्यों तमिलनाडु एनसीईआरटी में क्या है कि उसमें क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है, तो चीज़ें याद रह जाती है। एंशेंट भी और मिडिवल भी अच्छे से दिया है वहाँ पे, और अच्छा बुक है वो तमिलनाडु एनसीईआरटी का। येलो कलर का बुक है, एक पिंक कलर का भी बुक है, दोनों में से कोई भी रेफर कर सकते हैं आप। 11th के एनसीईआरटी है वो, क्योंकि 12th में आई थिंक मॉडर्न इंडिया है 12th के तमिलनाडु एनसीईआरटी में। तो पहले ये पढ़ लो लगे तो, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजिकल दिया हुआ है, एंड देन सपोर्ट दैट विथ 6th एंड 12th एंशिएंट, 7th एंड 12th ये मिडिवल। और फिर भी आप अगर और आगे ये पढ़ लेते हो, आपके पास टाइम है, तो फिर उसके बाद यू गो फॉर ल्यूसेंट्स, क्योंकि ल्यूसेंट्स ये प्रीलिम में हेल्प करता है। अब हिस्ट्री में हो गया, फिर एंशिएंट मिडिवल हो गया। मॉडर्न में आपको करना है सिर्फ स्पेक्ट्रम। अगेन स्पेक्ट्रम बल्कि है, ये उसका ड्रॉबैक है कि स्पेक्ट्रम बल्कि है, बट देन उसका प्लस पॉइंट भी है क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजिकल चीज़ दी हुई है। तो एक बार आप पढ़ लोगे, पहली बार आप में आपको बहुत बल्कि लगेगा, बट देन इवेंचुअली ऐसा होगा कि आपको समरी बस रिवाइज करनी है। आई थिंक विद इन 1 days यू विल बी डन विद स्पेक्ट्रम, क्योंकि लास्ट में जब हम रिवाइज करते हैं तो हिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग तो आर्ट एंड कल्चर और स्पेक्ट्रम ही है, तो वो इजी हो जाता है रिवाइज करने के लिए। वो ड्रॉबैक है उसका, रिवाइज करना इज़ बिट डिफिकल्ट टास्क, लेकिन समरी देख के आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन समरी को आप तब रिवाइज कर पाओगे जब आप उन चीज़ों को पढ़ लोगे और एक्टिव रिकॉल कर पाओगे। अब एक्टिव रिकॉल क्या होता है, ये देखने के लिए आप शिविन सर की वीडियो देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब मॉडर्न हो गया। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप 11th की फाइन एनसीईआरटी पढ़ लो, एंड कोई भी डिसेंट कोचिंग का एक 50-60 पेजेस का एक बुकलेट होगा, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का, वो पढ़ लो, ठीक है। ये 2 ही चीज़ें पढ़नी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एड्रेस हो जाती है। इसमें से आप मेंस के कोई आंसर भी लिख सकते हो इफ़ यू आर गुड इनफ टू एनालाइज दिस 2 बुक्स, 2 रिसोर्सेज। कौन सा? फाइन एनसीईआरटी एंड 50-60 पेजेस बुकलेट ऑफ एनी डिसेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। इकोनॉमी के लिए एक्सेप्ट 11th की, ठीक है, 11th की एक एनसीईआरटी है ना जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है। आई एम अनएबल टू रिमेंबर इट्स नेम, यहाँ पे रखी नहीं है, बस वही एनसीईआरटी पढ़नी है। 12th की कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि 12th की एनसीईआरटी आउटडेटेड है, वो अपडेटेड नहीं है अभी रिसेंटली, और उनको पढ़ के फिर वापस एक रिसर्च पढ़ना, दैट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। वो आपकी एनर्जी और टाइम खींच लेगा और आपको बोर होने लगेगा, क्योंकि आप वो बुक पढ़ लोगे, उसमें 1-1.5 महीना लगाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको इतने, तो उसमें टाइम लगेगा, एंड देन अगेन गेटिंग टू अदर रिसोर्स, तो फिर वो थोड़ा टैक्सिंग हो जाता है। इसलिए डोंट गो फॉर एनी एनसीईआरटी, डायरेक्टली गो फॉर रिसोर्सेज, या फिर कोई भी यूट्यूब पे एक जो भी फ्री वर्जन होगा अवेलेबल, या फिर 5-6 हज़ार का कोई मिल रहा होगा जो इकोनॉमी के एक ब्रॉड आइडिया दे दे। अब इकोनॉमी के लिए लोग अलग रेफ़र करते हैं, जो फेमस कोचिंग हैं उनका ड्रॉबैक ये है कि रिवाइज नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा 1200-1400 पेजेस का बुकलेट बन जाता है, और कैसे रिवाइज करोगे आप? और उसमें अननेसेसरी चीज़ें बहुत सारी है। अननेसेसरी मतलब यूपीएससी के परसेप्शन से अननेसेसरी। वैसे इकोनॉमी के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, बट वहाँ पे अगर उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया जो एकदम स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं, बट देन इवेंचुअली जब आप फाइनल स्टेज पे पहुँचते, जब आप उसको रिफाइन करना होता है, शार्पन करना होता है, तब आप इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवाइज दैट 1400 और 1200 पेजेस। सो इकोनॉमी के लिए आप सिर्फ 11th की पढ़ो, उसके पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी। जो के लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है। 12th की एक बार पढ़ लेना, बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 11th की बार बार पढ़नी पड़ेगी, फिर भी क्वेश्चन गलत होंगे लेकिन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बचा एनवायरनमेंट की तो कोई एनसीईआरटी है नहीं, फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर की तो हमने मेंशन कर ली, बस फिर इतनी ही है। कोर सब्जेक्ट तो इतनी ही है। एनवायरनमेंट की तो कोई एनसीईआरटी है नहीं, तो फिर यही सारे सब्जेक्ट। करंट वरंट के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ने के लिए आपको 3-4 महीने लग जाएंगे, इतने में तो हो जाना चाहिए। मॉडर्न का तो चलो खैर कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, रिसोर्सेज तो हम इवेंचुअली डिस्कस कर ही रहे हैं यहाँ पे। अब ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी में भी अब देखो, लेट्स चेक द एनसीईआरटी ज्योग्राफी। मेरे हाथ में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। अब लेट्स ओपन पार्ट 1। पार्ट 1 में भी आपको प्रायोरिटाइज ही करनी है चीज़ें, सो दैट आप इनको पढ़ सकें। तो फिर आपको दिखेगा कि मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क्ड फ्रॉम
यूनिट 2 द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यूनिट 5 मिनरल्स एंड रॉक्स, यूनिट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, उसमें से ट्वेल्थ भी नहीं, तो 8, 9, 10, 11, 13, 14, तो 1, 3, 4, 6, 7, 12, 15, 16 इनसे लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। और 15, 16 जो है लाइफ ऑन अर्थ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये तो ऑलरेडी कवर है शंकर आयस में, तो इनको तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। द पॉइंट ऑफ दिस इज़ कि आप जब पढ़ोगे तो आप एक बार पढ़ लो, बट देन रिवाइज करते हुए यू विल हैव टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स, क्योंकि ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, क्वेश्चन इन्हीं से ज़्यादा आते हैं। और अलॉन्ग विद दैट जीसी लियोंग फुल्ली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एज़ फार एज माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न, क्योंकि उसमें से ऐसे सवाल नहीं आते एक्सेप्ट फॉर द वेदर चैप्टर। वेदर चैप्टर वैसे भी याद नहीं रहते, क्योंकि हमको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखना है। अगर आप याद कर पाओ तो एक बार एनवायरनमेंट के जो लास्ट 11 चैप्टर्स है वो पढ़ लो, या फिर ये एनसीईआरटी पढ़ के सिर्फ इसको सपोर्ट करो। उसमें जो एक चैप्टर है जहाँ पे अर्थ और मून का रोटेशन बताया गया है, अर्थ मून कैसे रोटेट करते हैं सन के अराउंड, और एक्लिप्स कैसे बनते हैं, और दिन रात और फिर सीजन कैसे बनते हैं। हाँ, एंड पार्ट 2 में यू विल से कि यूनिट 1 में इंडिया लोकेशन, यूनिट 2 में फिजियोग्राफी, यूनिट 3 में क्लाइमेट वेजिटेशन एंड सॉइल में, एंड यूनिट 4 नेचुरल हजार्ड etc। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, यूनिट 2 का मतलब चैप्टर नंबर 2। तो फिर आए हैं ड्रेनेज सिस्टम, एंड उसके बाद आया है क्लाइमेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज चैप्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि जब हम पढ़ रहे हैं या जब रिवाइज कर रहे हैं, चलो पढ़ते रहें तो पूरा पढ़ना ही है, बट रिवाइज करो तो इन थीम्स के ऊपर ज़्यादा, इन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इट विल बी रिवार्डिंग फॉर यू। यू विल बी एंड अप लूजिंग लेस मार्क्स इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस बुक में दी हुई है, जो मैंने PYQ का बुक आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें ये सारी थीम दी हुई है। लेट मी जस्ट शो यू दैट। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि फिज़िकल ज्योग्राफी में 39 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी में 48 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद वर्ल्ड मैपिंग में और एग्रीकल्चर में रिस्पेक्टिवली 21 एंड 48 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एनर्जी में 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सी, तो इसीलिए इनके ऊपर अब ज्योग्राफी जब हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी तो सफिशेंट है ही, बट इसके साथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मैपिंग। अब मैपिंग क्या करें? मैपिंग में बहुत सारे लोग के सिद्धार्थ और ऑक्सफोर्ड के एटलस रेफ़र करते हैं। आई डू नॉट फाइंड इट मच रिवॉर्डिंग, क्योंकि उसमें अननेसेसरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और जिसमें वर्ल्ड लेवल की भी मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हुआ है, जो कि प्रीलिम्स के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये कहाँ से कवर होगा? तो ये कवर होगा इस बुक से। ये बुक मुझे बहुत बढ़िया लगी, जो आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी होपफुली। ठीक है, ये है इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स बाय आशीष भारती, IPS IASर, और इज़ यूज़फुल फॉर ISPCF और नेट JRF के लिए। ये KBC नैनो का पब्लिकेशन है। तो इसमें बहुत बढ़िया चीज़ें दी हुई, इसके चैप्टर में पढ़ के दिखाता हूँ आपको। मैप्स इंट्रोडक्शन, लोकेशन, एक्सटेंट एंड पॉलिटिकल, दैट इज़ ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स, इंडिया मेजर रॉक ग्रुप्स, माउंटेन एंड हिल्स, माउंटेन पिक्स, ग्लेशियर्स, पासेस, मेन रीजन्स, जो बुंदेलखंड, बागेलखंड वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, UPSC ने पूछा है, तो वो रीजन, रिवर सिस्टम, लेक्स, वाटरफॉल्स, मेजर डैम एंड रिजर्वायर्स, फिर कोस्ट एंड कोस्टल प्लेन्स, बेस, गल्फ्स एंड सीज, मेजर बीचेस, आइलैंड्स, बायोस्फीयर रीजन, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, रामसर वेटलैंड साइट्स, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर कि कहाँ पे कौन सी ज़्यादा रीजन प्रोज है, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेट एंड अदर मिसलेनियस चैप्टर्स। ठीक है, अब इसमें भी जो हाईएस्ट रिवॉर्डिंग वो आपको पढ़ना है, तो आप ये बुक को लेके आप PYQ के साथ उसको कंपेयर करें, आपको समझेगा कि कौन से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने। सी, इसके बाद हमारे लिए ये मैपिंग में आ गया इंडियन। ठीक है, फिर एक और होता है वर्ल्ड मैपिंग, जिसमें जो जोग्राफिकल साइट्स है या इंटरनेशनल रिलेशन में जो चीज़ें ज़्यादा डिस्कशन में होती है, यूजुअली सेंट्रल एशियन चीज़ें या यूरोपियन जो साइट्स हैं वो पूछते हैं, चाहे कोई सी हो
चाहे स्ट्रेट्स हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इनके लिए IR का PT वुड डू, IR का PT 365, IR का PT 365 वो चलेगा, उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती है। फिर भी इसके मेरे पास कुछ वो कंट्रीज़ को याद रखने के कुछ नोट्स हैं मेरे पास, जो शॉर्टन किए हुए मैंने इधर उधर लेक्चर देखिए जमा किए थे, वो मैं ग्रुप पे डाल दूँगा, ठीक है। फिर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी का बुक है उससे और शंकर आय से मैक्सिमम कवर हो जाता है, और तो इसमें ऐसा ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, और करंट से तो हम कवर कर ही लेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है नोट्स। एग्रीकल्चर में 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं, जिसमें गुड प्रैक्टिसेस और क्रॉप्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और एग्री इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए हैं। फिर जैसे गुड प्रैक्टिसेस पे 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्रॉप्स पे 8 नंबर एंड एग्री इकोनॉमिक्स पे 13 नंबर। प्रोपेगेशन टेक्निक्स एंड GM क्रॉप्स पे रिस्पेक्टिवली 5 और 6 क्वेश्चन आए हैं। तो द नोट हैज़ बीन रिटन हियर दैट 18 क्वेश्चन ऑन एग्री रूरल इंडिया एंड फूड ऑन पेज नंबर 397। तो वहाँ पे रिमेनिंग एग्रीकल्चर जो क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड है वो उधर मेंशन किए हुए, तो करंट से भी क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर में, दैट यू हैव टू कवर। फिर एनर्जी और ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी पर 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं, तो आई थिंक वो थोड़ा कम प्रायोरिटी में जाता है। सी यू रेफर दिस बुक एंड यू फाइंड प्रायोरिटी ऑफ द चैप्टर्स एंड यू स्टडी अकॉर्डिंगली। नाउ मैं इसलिए मेरा टाइम इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि यही है फाउंडेशन, यहाँ पे गड़बड़ी हुई तो आगे बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, एज सिंपल एज दैट, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आगे। इसलिए थोड़ा टाइम पेशेंस रखो अपना और ये चीज़ें देखो और नोट डाउन कर लो एंड स्टिक टू इट, ठीक है। जब आप इस प्रिपरेशन में एक अच्छे खासे स्टेज पे पहुंच जाओगे, यू विल इवेंचुअली फिगर आउट थिंग्स कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मतलब मुझे लगता है, और ये चीज़ें बताने के लिए देखो क्लास भी क्या है ना, जब हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि यार क्लास लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, क्लास का कैसा है कि सब लोग नहीं लगा पाते, और जो लोग लगा पाते हैं वो भी आपको ये चीज़ बताएंगे कि क्लासेस हार्डली टेक यू टू द 35 to 45% ऑफ योर प्रिपरेशन, बट देन वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। यू विल एंड अप स्कोरिंग 50-55 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लासेस इन प्रीलिम्स, बट देन मे बी मैक्सिमम यू विल स्टेच इट अप टू 70। उसके आगे तो प्रीलिम्स में मार्क नहीं मिलने वाले हैं, सिंपली डिपेंडिंग ऑन एनी क्लासेस। उसके लिए तो आपको खुद मेहनत करनी ही पड़ेगी कंसिस्टेंटली, यू हैव टू डिवाइज योर ओन मेथड्स एंड दैट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। तो इसलिए 35-40% तक ही आप क्लासेस के ऊपर डिपेंड रह सकते हो। तो आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट टॉपिक ऑफ योर प्रायोरिटी कि आपको क्लासेस लगाने या नहीं लगाने हैं, दैट इज़ योर टू डिसाइड। बट देन आई थिंक अंडर प्रिविलेज हो आप तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फ़ीस भी 1.5 लाख के ऊपर निकल चुकी है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो अपनी चीज़ें हैं, जो मैंने अपने डिसिप्लिन मेथड से कुछ चीज़ें डिवाइस की हैं, एंड आई कीप टेलिंग दिस टू द फेलो फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट जो इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, और आई थिंक या दीज आर रिवॉर्डिंग इनफ। उसके बाद है 4 नंबर पे हिस्ट्री। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये कैसे पता चलेगा। हमने सब्जेक्ट में किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए वो ये तो हमने देख लिया, लेकिन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ये कैसे पता चलेगा। तो जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, ये एक बुक है, बुक मतलब बुक नहीं है, ये मैंने प्रिंट निकाली थी, कप्तान सर के ग्रुप पे एक PDF उन्होंने शेयर की थी, बहुत आई थिंक 2000 लास्ट ईयर शेयर की थी उन्होंने। तो यहाँ पे ईयर वाइज प्रीलिम में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं ये दिया हुआ है, ये उसको मैंने एज अ फ्रंट पेज रखा हुआ है, और उसका एनालिसिस किया है कि किस में क्वेश्चन ज़्यादा आया है और उनको मैंने प्रायोरिटाइज़ किया है। तो यू विल सी, मैं उल्टा जाता हूँ 2022 से पीछे, 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, और आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट एंड मिडिवल 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज्योग्राफी एंड मैपिंग 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, पॉलिटी 11 नंबर,
इकोनॉमिक्स एक्ट्स एंड पॉलिसी 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. देन हाँ, दिस इज़ द बुक. ये मतलब ये प्रिंट ली हुई है पीडीएफ की. ये कप्तान सर के ग्रुप पे उन्होंने ये पीडीएफ की थी जिसकी मैंने प्रिंट ले ली. तो यहाँ पे 2015 से लेकर 2022 तक जितने प्रीलिम्स हुए उसमें किस सब्जेक्ट का सेग्रेगेशन कितना है वो यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, तो नाउ हम देखेंगे कि मतलब उससे पता चलेगा ना कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है. तो लेट्स सी, तो उल्टा जाएंगे 2022 से लेके पीछे. अब अगेन दिस पैटर्न गोइंग टू स्टे क्वाइट कांस्टेंट इन 2023, 24 एंड 25. ठीक है. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. एंशिएंट medieval and art and culture 13 number of questions. Geography and mapping 15. Polity 11. Economics act and policy 17 number of questions. Environment, agri and biodiversity 14 number of questions. Science and tech 16 number of questions. Science and tech 16 number of questions. Schemes, plans and policies 1 number of question. On IR report and miscellaneous 10 number of questions. ठीक है. 2021 मॉडर्न हिस्ट्री 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अब देखो 3 से 8 हो गए. एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन, लास्ट ईयर 13 थे. ज्योग्राफी एंड मैपिंग 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 15 थे. पॉलिटी 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 11 थे. इकोनॉमिक्स एक्ट एंड पॉलिसी 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 17 थे. एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी 16 नंबर. साइंस एंड टेक 15 नंबर. साइंस एंड टेक में कॉन्स्टेंट ही है, 16 थे 15 हो गए. स्कीम्स 1 नंबर. IR and miscellaneous 4 number of questions. 2020 modern 8, ancient medieval altar culture 11, geography and mapping 6, polity 16, economics 21, environment 16, science and tech 16 and schemes और IR वगैरह 2 and 4. 2019 modern India 6, ancient medieval art and culture 10, geography and mapping 10, polity 12, economics 20, environment 18, science and tech 15, स्कीम्स 3, IR रिपोर्ट मिसलेनियस 6. दैट मीन्स साइंस एंड टेक कॉन्स्टेंटली ज़्यादा पूछा गया है, जिसके ऊपर हम कितने फोकस करते हैं. हिस्ट्री पॉलिटी के ऊपर जितने हम हिस्ट्री के देख लो कितने हो रहे हैं, 10 एंशिएंट मिडियल आर्ट एंड कल्चर और 6, तो 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो रहे हैं. ये 4 सब्जेक्ट के और साइंस एंड टेक के खुद अकेले 16 है. दैट मीन्स क्या है, आप अगर ज़्यादा एफर्ट साइंस एंड टेक पे करोगे तो हाई चांसेस, क्योंकि साइंस एंड टेक में हार्डली भी क्वेश्चन गलत होते हैं अगर आपका डिसेंट बैकग्राउंड है साइंस में तो, और मेहनत कम करनी पड़ेगी ऑब्वियसली हिस्ट्री से. सो इसलिए दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस सेग्रीगेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ये आपको कप्तान सर के ग्रुप पे मिल जाएगी. इससे आपको समझेगा कि कौन सा सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, कौन से को नहीं देनी. ठीक है, तो नहीं देनी मतलब देनी ही है सबको, बट देन आप प्रायोरिटीज कर सकते हो ना, प्रायोरिटी 1 2 3 4 उसके हिसाब से. सी हिस्ट्री में मैंने बोला एंशिएंट 6th NCERT प्लस 12th का थीम 1, मिडिवल 7th NCERT प्लस 12th का थीम 2, और इन दोनों का तमिलनाडु NCERT भी. पहले तमिलनाडु पढ़ लेना, बाद में ये दोनों पढ़ लेना. ठीक है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर 11th का फाइन आर्ट्स एंड एनी बुकलेट ऑफ एनी डिसेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट. उसके बाद है मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम इज़ मोर देन सफिशिएंट. बिपिन चंद्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सी अगेन ज्योग्राफी में माजिद हुसैन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मिस गाइडेंस है. माजिद हुसैन मत पढ़ो, कुछ फ़ायदा नहीं. जब तक आपका वो ऑप्शनल ना हो तब तक मत पढ़ो माजिद हुसैन. इसमें बिपिन चंद्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होता उससे. मेरे पास मैंने पढ़ी हुई है. ठीक है, स्पेक्ट्रम ज़्यादा रिवॉर्डिंग है बिपिन चंद्र से, क्योंकि स्पेक्ट्रम में क्या है कि इट्स लाइक ए नोट्स, आप फटाफट उसको रिवाइज कर सकते हो. बिपिन चंद्र भी अच्छी ही बुक है, बट देन कंसिडरिंग एग्जाम वो कम रिवॉर्डिंग है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े एनालिटिकल चीज़ें दी हुई है. मेंस के लिए बिपिन चंद्र इज़ गुड, बट देन आई थिंक मेंस में इतने ज़्यादा हम रिसर्च से अगर भागते रहेंगे पीछे, ऑलरेडी इतना कम टाइम होता है और ऑलरेडी इतने ज़्यादा पढ़ना होता है, उसमें भी अगर बिपिन चंद्र के पीछे भागेंगे तो फिर दैट वुड बी कॉस्टिंग अस. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद है साइंस एंड टेक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साइंस एंड टेक में अगर आप देखोगे तो बायोटेक के क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, जो RNA DNA
और करंट जो टेक्नोलॉजीज है, 3 पेरेंट्स बेबी वगैरह, सिंड्रोम्स वगैरह, डिसीजेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद है जो इमर्जिंग टेक है, जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मे बी आयरन डोम हो गया इसराइल का, या फिर डिफेंस, या फिर इसरो के कुछ नए अचीवमेंट्स हैं जो इंडिया में हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको कहाँ से कवर करना है? सी, बायोटेक के लिए शिविन सर का बहुत अच्छा एक कोर्स है बायोटेक का, वो आप कर सकते हो। सी, आई एम हियर टू टेल यू वेयर यू कैन गेट थिंग्स। आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि भाई मेरा सबसे अच्छा है वीडियो, वही देखो, वही रेफ़र करो। नहीं, मेरा मतलब ये कि आपको जो बहुत बढ़िया रिसोर्स अवेलेबल हो, जो मेरे नोटिस में आया हो, इससे बेटर भी हो सकते हैं, बट देन वो मेरे इंटरेस्ट में नहीं है। बट देन जो आपको इजीली मिले, जो आप अफोर्ड कर पाओ, वो मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा बंदा है या कुछ अच्छा पढ़ाता है तो उनका मैं रिसोर्स आपको ना सजेस्ट करूँ, ऐसा नहीं होने वाला। सो बायोटेक के लिए शिविन सर का बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया था, आई थिंक 2023 के फिल्म्स के टाइम पे, बट देन दैट स्टिल स्टेज रिलेवेंट। उनके नोट्स भी हैं अच्छे खासे, वो तो कुछ लेक्चर्स उनके फ्री भी थे, तो वो आप कर सकते हो। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए आपको कप्तान सर के ग्रुप पे ही एक इमर्जिंग टेक का एक छोटा सा PDF मिल जाएगा, उसको प्रिंट ले लीजिए और आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है उनके डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगी। आई थिंक यूपीएससी बहुत ज़्यादा डीप जाता नहीं है इन सारी चीज़ों में, आई थिंक, क्या मतलब यूपीएससी बहुत ज़्यादा डीप इन चीज़ों में जाता नहीं है। तो आप एक डिसेंट आइडिया आपका अगर आ जाए और फिर उसको आप PT 365 से अगर सपोर्ट करो, ठीक है, तो आपका मोर और लेस मैक्सिमम कंटेंट कवर हो जाता है। ठीक है, इसमें 11-12 की एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझेगी भी नहीं 11-12 की एनसीईआरटीज़, अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो। ठीक है, जो लोग 12th में होते हैं उन्हीं को 12th में होते हुए पढ़ते हुए, या फिर अब अगर साइंस की मैं खुद एनसीईआरटी पढ़ने जाऊँगा बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, तो दैट विल बी डिफ़िकल्ट। बायोलॉजी भला ही पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज़ एक्सट्रीमली टफ टू। वो हमारा प्राइम टाइम था जब हमने वो पढ़ा, अभी प्राइम टाइम नहीं चल रहा किसी का। ठीक है, इसके बाद हमारे लिए है इम्पोर्टेंट इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आप कोई भी एनसीईआरटी एक्सेप्ट 11th के जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई वो वाली जो बुक है, ठीक है, उसको पढ़ो बस, बाकी कोई भी एनसीईआरटी मत पढ़ो एक्सेप्ट दिस 11th वाली। इसको भी एक बार पढ़ लो, एक बार रिवाइज करो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एज सच ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है उससे, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होता है, कि वो भी फाइनल पैनल से रिलेटेड या फिर बाद में कोई मेजर डेवलपमेंट हुई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे रिलेटेड। बट देन आई थिंक जैसे आप प्रिपरेशन आगे बढ़ोगे वो तो चीज़ें आपको याद हो ही जाएंगी, तो फिर बाद में इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, अब आपको कौन सा रिसोर्स रेफर करना है? एनसीईआरटी इसीलिए मत पढ़ो, उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी आउटडेटेड हो गई है इकोनॉमी की। उसमें जो मॉडर्न चीज़ें जो टाइम टू टाइम अडॉप्ट करती रहती है इंडियन इकोनॉमी या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर RBI उसको पब्लिक फोरम में लाते जाता है, वो चीज़ उसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो इसीलिए उसको रेफ़र मत करो, इससे बेटर ये बुक रेफ़र करो, विवेक सिंह। अब बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं रमेश सिंह पढ़ते हैं, ठीक है, ये मत पढ़ो। ठीक है, हमने पढ़ी है, हमने हमारे 1-1.5 साल उसमें वेस्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से आगे जाने वाली बुक है। बट देन अगर आप प्रिपरेशन में ठीक ठाक लेवल तक पहुंच जाते हो तो उसके बाद आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप एक डिसेंट ओवरव्यू ले लोगे इकोनॉमी में क्या है, कहाँ से है, और आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रमेश सिंह तो मत ही पढ़ो, ये मेरा सजेशन है इंडिविजुअल। तो आप ये विवेक सिंह की बुक पढ़ो, दिस इज़ विवेक सिंह। ठीक है, इसमें क्या है कि आप अगर आप इंडेक्स ओपन करोगे तो ये मेरे मेंटर ने मुझे सजेस्ट की थी, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था एज़ फार एज माई प्रिपरेशन इज़ कंसर्न। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें बस आपको स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ने हैं और एक एडिशनल चैप्टर है मैं बोल दूंगा, ये जो लोग 4 ही पढ़ते हैं। पहला है फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी चैप्टर 1, दूसरा है मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1, ठीक है, फिर है मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2 एंड फिर है 4 नंबर गवर्नमेंट बजटिंग। ठीक है, इसमें आप पता चलेगा आपको कि फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, जहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर क्या होता है, GDP GNP का कैलकुलेशन कैसे होता है, फिर नॉमिनल GDP क्या होता है, रियल GDP क्या होता है, पोटेंशियल GDP, ठीक है, ये PPP परचेजिंग पावर पैरिटी और रियल एक्सचेंज रेट्स, उसमें नीर रीर, फिर GDP वेलफेयर और
जो इन्फ्लेशन इंडाइसेस है, WPI CPI वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। इनके ऊपर आए हैं 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज टिल 2022 का प्रीलिम्स, वो इंक्लूडेड है इसमें। 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। मनी एंड बैंकिंग 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2 नॉट इवन 1 क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, बट देन दैट इज इंपॉर्टेंट, क्यों मैं बताता हूँ आगे। एंड गवर्नमेंट बजटिंग में 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। उसके बाद फिर इंडियन इकोनॉमी जो है 1947 से 1991 तक, जो हम एनसीईआरटी की बात कर रहे थे 11th वाली, वहाँ पे 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। ठीक है, अब थोड़ा फ्लक्चुएशन अगेन हो सकता है इधर उधर, बट देन वेटेज रिमेन्स द सेम। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फिर उसके बाद सब्सिडीज़ के ऊपर 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एग्रीकल्चर इज 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन, सो एग्रीकल्चर इज 1 मोर, दैट्स ऑल। बाकी कोई नहीं पढ़ना है। फिर बाकी जो है सप्लाई चेन एंड प्रोसेस फूड इंडस्ट्री, उसमें 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। फिर जो गैट और ट्रिम्स है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड इन सर्विसेज और ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स वगैरह, इनके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आए हैं। बट देन ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हम इवेंचुअली कवर कर लेते हैं, ये हो जाती है अगर आप अवेयर हो, न्यूज़पेपर वगैरह पे ध्यान है आपका। जब आप स्टार्टिंग ठीक ठाक से कवर कर लोगे तब देना है न्यूज़पेपर पे ध्यान, तब ये चीज़ें हो जाएंगी। बट देन ये 10 साल में 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट एज सच इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है ये 5 चैप्टर्स, एग्रीकल्चर एंड दीज 4 चैप्टर्स। इसमें जो मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2 है, इसमें कम क्वेश्चन आए हैं, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंट में उसके ऊपर क्वेश्चन आने लगे हैं। 2025 एंड 24 के प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, इसके ऊपर जो सेग्रीगेशन ऑफ GST है कि स्टेट में कितना जाना है और सेंटर में कितना जाना है, इसके ऊपर सवाल आए हैं। और स्टेट की जो PSCs है उसमें इसके ऊपर सवाल आते रहते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये छोड़ के और कुछ नहीं पढ़ना है, ये पढ़ने के लिए आपको टाइम लगेगा। और इसमें मनी एंड बैंकिंग तो बहुत ज़्यादा टैक्सिंग चैप्टर है, बट देन दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको अच्छे रिटर्न देगा और एकदम पिन पॉइंट चीज़ें लिखी हुई है। ये पढ़ने के बाद अगर आपको उसको और शार्पन करना है तो आप इन्हीं का, विवेक सिंह का ही वो MCQ होता है ना, MCQ 550, MCQ 550, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, यहाँ की जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। यह आप थोड़ा बहुत प्लस में भी 100-200 क्वेश्चन देख लो हर एक सेक्शन से थोड़े थोड़े, उससे एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है। एंड फिर देन शिफ्ट टू PYQs, सॉल्व ईच एंड एवरी PYQs, मतलब उसका ऐसे बनाओ, उसका जो भी बनाते हो रस तुम और वो पी लो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे मेरा मतलब क्या है, रस बनाओ पी लो से मतलब ये है कि आप वर्डिंग में इतने प्रो हो जाओ UPSC की, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि UPSC यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है और क्या एप्टीट्यूड हमको रखना है आंसर करते हुए, ठीक है। सो एनवायरनमेंट, पॉलिटी, जियो, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इनको छोड़ के और क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कुछ हमको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है, वो मैं इवेंचुअली आपको बताऊँगा, पहले आप चीज़ें कर लीजिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, PYQ एनालिसिस के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है, किनका, एक अर्जुना IAS करके चैनल है, वो सर शुभम पवार सर है, महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले के हैं। आई थिंक उनको मैं पहले फॉलो करता था, लेकिन अभी तो उन्होंने ग्रुप पे कुछ अपडेट डालने बंद कर दिए, वो ट्रेनिंग में है शायद। तो उनको IPS में लाया लास्ट ईयर 2024 में, उनको IPS में लाए। तो उनको चैनल पे वो एक पेड प्रोग्राम चलाते थे, आई थिंक 2-3 हज़ार का ही है, और उसके मे बी इफ़ यू कैन सी, तो कुछ ग्रुप्स पे आपको टेलीग्राम पे वगैरह वो वीडियोस मिल भी सकते हैं। तो उनका एक प्रोग्राम है पावर ऑफ PYQs। आई थिंक यही 2-3 लोग हैं, जो ये शुभम सर हैं और कप्तान सर है, जिन्होंने ये थीम्स PYQs के ऊपर इम्पोर्टेंस बार बार रीइंफोर्स किया कि ये इंपॉर्टेंट है, PYQs का एनालिसिस करो, PYQs का एनालिसिस करो। तभी जाके मार्केट ने ये थ्रेड पकड़ा कि PYQs हाँ एनालिसिस करो वगैरह वगैरह। उसके पहले तो सब लोग जो क्लासिकली जैसे बताते थे वैसे ही बता रहे सब। अर्जुन IAS है, पावर ऑफ PYQs। तो इसमें क्या है, सर ने अक्रॉस ईयर्स, आई थिंक 1995 से लेके 2022 तक या 23 तक उन्होंने सारे क्वेश्चन पेपर्स कवर किए हैं UPSC के, और उसके साथ उन्होंने कवर किए हैं CAPF के, CDS के और NDA के। सी क्या है, दीज एग्ज़ाम और जियो साइंटिस्ट के भी, दीज एग्ज़ाम्स आर आफ्टर ऑल कंडक्टेड बाय UPSC, ठीक है। तो इसमें
जो कीवर्ड्स होते हैं वो मोर और लेस सेम ही रहते हैं जो जीएस से रिलेटेड है। सीसैट में भी ये आपको हेल्प करेगा। अगेन वी हैव टू कवर गेट टू सीसैट येट, बट देन सीसैट में भी ये हेल्प करेगा। बट देन एज फार एज जीएस इज कंसिडर्ड, सीपीएफ का एग्जाम भी उतना ही टफ होता है। उसमें आप देखोगे तो मोर और लेस प्रीलिम्स के जैसे क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आते हैं। सीडीएस में भी सेम, सीडीएस भी टफ ही है, एनडीए तो ज़्यादा टफ है इनसे। इनफैक्ट जियो साइंटिस्ट में भी अच्छे खासे टफ सवाल आते हैं। टफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यूपीएससी के सवाल है। टेस्ट सीरीज लिखने से बेटर है ये लिखो, ठीक है। तो व्हेन वी विल बी अपीयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2026, तब हम लास्ट ईयर के मतलब सीएपीएफ 2025 जो अभी अगस्त में कंडक्ट हुआ, CDS 2 2025 एंड CDS 1 2026 हम सॉल्व करेंगे। फिर NDA 2 2025 एंड NDA 1 2026 हम सॉल्व करेंगे। और जो साइंटिस्ट का जो भी पेपर होगा, ठीक है, मे बी ये 2025 का या 2026 का, अगर पहले हो गया यूपीएससी के, आई डोंट नो कब होता है जो साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये हमको सॉल्व करना है, बिकॉज टेस्ट सीरीज करने से बेटर तो ये है। इसमें क्या होगा कि उस टाइम के, उस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे, जो यूपीएससी को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनसे वहाँ यहाँ से कुछ हमको थीम्स मिल जाएंगी और कीवर्ड्स का एनालिसिस होगा, वो तो प्लस पॉइंट ही है फिर, ठीक है। तो ये हम बाद में सॉल्व करेंगे। सुनाओ पावर ऑफ पीवाईक्यू अगर आप रेफ़र करोगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करता है। इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग, यू विल बी एबल टू गेज द आंसर, यू विल अंडरस्टैंड कि अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे प्रीलिम में कि जहाँ पे आपको ऐसा याद करके आंसर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरे क्या पढ़ा था क्या था, ठीक है। आप वो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से समझ पाओगे कि अच्छा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है। बहुत बार आप इसमें से कुछ मैं आपको सिंपल पॉइंटर्स बता देता हूँ। आप यू विल डिस्कवर कि अगर पहला पॉइंट है कि अगर डेटा से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है, यूपीएससी का डेटा है कि लेट अस कंसिडर एक साइक्लोन का स्टेटमेंट था कि जो सेंटर ऑफ द साइक्लोन होता है, आई ऑफ द साइक्लोन, वहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री आप समझो लेसर पकड़ो या ग्रेटर पकड़ो होता है, ठीक है। नाउ दो ही जगह भी यूपीएससी खेलता है, या तो 10 डिग्री को कुछ 20 डिग्री या 50 डिग्री कर देगा, ठीक है, या फिर लेसर है तो उसको ग्रेटर कर देगा, ग्रेटर है तो उसको लेसर कर देगा, ठीक है। सो दैट यूपीएससी अनडिबेटेडली करेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पे यूपीएससी से एम्बिगुअस टर्म्स यूज़ नहीं करता, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आंसर दे आर गिविंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट देन दिस इज इम्पॉर्टेंट। सी उसके बाद आपको देखा कि जहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना हुआ है और अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जहाँ पे डेटा मेंशन्ड है, मैं एग्जांपल कोट करूँगा बाद में या ग्रुप पे मैं डाल दूंगा ये चीज़ें, या अर्जुना इसका ग्रुप भी ज्वाइन करो, वहाँ पे भी सर टाइम टू टाइम पोस्ट डालते रहते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि कैसे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं अक्रॉस ईयर्स। 2019, 2020, 2021 के बहुत सारे क्वेश्चन 2024 और 2025 में रिपीट हुए हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, बट देन कंसेप्ट मोर और लेस सेम ही रहता है, ठीक है। तो जैसे आप समझिए अगर कोई क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है, अगर सेकंड स्टेटमेंट में कोई डेटा दिया हुआ है या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही पेरिफेरल इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल वो कोई इसको याद नहीं रख पाएगा, तो यू विल अंडरस्टैंड कि दैट स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी टू आंसर दैट क्वेश्चन। यूपीएससी इज चेकिंग योर एप्टीट्यूड। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूपीएससी का GS1 जो है, वैसे तो जो पेपर 2 है दैट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, बट देन पेपर 1 भी एप्टीट्यूड टेस्ट ही है। दे आर नॉट चेकिंग द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव, ठीक है, दे आर चेकिंग द एप्टीट्यूड दैट यू गैदर वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन और वाइल अप्रोचिंग द क्वेश्चन। सो यू विल अंडरस्टैंड कि डेटा का अगर स्टेटमेंट वहाँ पे है, डेटा मतलब नॉन न्यूमेरिकल डेटा, कोई भी फैक्चुअल डेटा, यू विल अंडरस्टैंड कि दैट स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें नोटबुक में लिख के रखिए। धीरे धीरे आई विल कीप रिकॉर्डिंग इन अ वीडियो एंड कीप पोस्टिंग देम ऑन टेलीग्राम अदरवाइज ऑल्सो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये पावर ऑफ पीओ के साथ जो हमने क्वेश्चंस पेपर अभी लिखे थे सारे, CAPF के, CDS के, NDA के एंड जियो साइंटिस्ट के, ये अगर हम सॉल्व कर देंगे, फिर उसके बाद इसको हम सपोर्ट करेंगे PT 365। PT 365 कौन से चीज़ का पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है साइंस एंड टेक, ठीक है। 2 नंबर में पढ़ना है IR, 3 नंबर में पढ़ना है एनवायरनमेंट, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आते हैं, 4 नंबर में पढ़ता है इकोनॉमी, ठीक है। ये छोड़ के पॉलिटी, इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में थोड़ा लास्ट में ज्योग्राफी का पोर्शन भी आता है स्लाइटली, ठीक है। ये 4 ही पढ़ने। इसके सिवा सोशल इश्यूज़,
मत पढ़ो, क्योंकि ऑलरेडी टाइम नहीं होता, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कंसोलिडेट करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी का, ठीक है, वो भी मत पढ़ो, क्योंकि पॉलिटी आपने ऑलरेडी इधर कवर कर लिया होगा अच्छे से। ये 4 अगर पढ़ोगे, इसमें भी पहला वर्जन, ठीक है, इसमें ज़रूरत नहीं है आपको कि आप जो दो स्लॉट्स में निकलना है ना, एक बाद में जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है और जो पेंडिंग चीज़ें होती है, ये आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर, अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक ये रहेगा। फिर जनवरी 26 से अप्रैल 26 भी आएगा बाद में, बट देन उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डिसेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों का आइडिया आ जाएगा, और स्टैटिक तो आपको क्लियर रहे हैं, यू रिमेंबर, ठीक है। आज मैं अभी यहीं ख़त्म करता हूँ। प्रीलिम्स के ब्रॉड व्यू के लिए इतना सही है, हम एक एक चीज़ को अप्रोच करते करते जाएंगे जैसे जैसे आता है। अगर आपको कुछ पर्सनल भी डाउट है तो आप ग्रुप पे डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वहाँ पे मेरा लिंक भी है, फ्री मैसेज है, कोई कॉस्ट नहीं है किसी भी चीज़ का, रहेगा भी नहीं कभी। तो आई विल एंड दिस सेशन विद द थिंग कि विदाउट करंट अफेयर्स शायद आपका प्रीलिम्स निकल जाए, पॉसिबल है ये, बट विदाउट स्टैटिक प्रीलिम तो निकलेगा ही नहीं, कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। सो यू कीप योर फोकस ऑन स्टैटिक, धीरे धीरे वी विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।